हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास, छोटा सा क्लास, हिंदी के पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी के पेपर के लिए रामबाण है, आपका 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको दो ऐसे गद्यांश और पद्यांश कराने वाला हूं जो 2027 बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको 6 नंबर का गद्यांश आता है, 6 ही नंबर का पद्यांश आता है, ठीक है। आपके बोर्ड पेपर में ये 12 नंबर का बहुत ज्यादा स्पेशल आपका वीडियो है, 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। और बहुत स्पेशल क्लास है, मतलब आपको बता देंगे। मान लो आप बोर्ड हॉल में चले गए, आपको नहीं आता गद्यांश पद्यांश, तो ट्रिक भी बता देंगे, आप ट्रिक से करके आओगे, छोड़कर नहीं आओगे एक भी क्वेश्चन, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अगर हम महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करें तो आप लोगों को अगर गद्यांश में 6 में 6 नंबर पक्का करना है, मतलब एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, तो आप 3 चैप्टर आज ही देख लो। 3 चैप्टर गद्यांश के लिए, बस 3 चैप्टर आज देख लो, आपका गद्यांश जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक ऐसा गद्यांश बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लिया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 3 चैप्टर, वो आज ही देख लो। पहला जो कि आपका है मित्रता, जल्दी से सभी बच्चे पहला चैप्टर मित्रता जरूर से तैयार करना, वहां से बहुत सारे गद्यांश आते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है ममता, दूसरा चैप्टर जो है ममता, ठीक है, ममता वाला चैप्टर भी तैयार कर लेना। और तीसरा जो हमारा है वो है भारतीय संस्कृति। अगर ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा और 6 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने बता दिया, मैंने बहुत सारे गाइड, बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हर जगह देखा है। इन 3 चैप्टर से आपके गद्यांश पद आपका आता ही है, ठीक है। अभी मैं आपको एक गद्यांश बताएंगे, फिर मैं आपको पद्यांश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ममता वाले चैप्टर से है। लिखा हुआ है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, मतलब हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, मतलब जब विपत्ति आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन इतनी सारी चीजें इकट्ठा की जा रही हैं, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध हो इतना साहस। बस इतना छोटा सा अंडरलाइन है। देखो, बोर्ड पेपर में ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन या 3 लाइन का अंडरलाइन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, जब विपत्ति का समय आएगा तो क्या हमें भीख नहीं मिलेगा। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, ठीक है, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बस इतना सा छोटा सा आपका गद्यांश है। अब देखो, गद्यांश में आपके 3 प्रश्न आते हैं, मतलब 6 नंबर अगर आपको पक्का करना तो 3 प्रश्न करना है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर, ठीक है, आपका 2 नंबर संदर्भ का पक्का हो जाएगा। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर, ठीक है। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता, बना बना के इसको पूरे गद्यांश को छाप दो, मिल जाएगा नंबर। और तीसरा है, अपने पिता का कौन सा कृत्य यानी कि कार्य ममता की इच्छा के विरुद्ध लगा। सभी को पता है, जो इतने सारे आभूषण, इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर रहे थे, यही जो है ममता को अपने पिताजी के लिए विरुद्ध लगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम एक एक को समझेंगे, आप लोग ये वाला जरूर से तैयार कर लेना गद्यांश। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे संदर्भ, ध्यान से समझो संदर्भ। अब संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी, ये आपका हिंदी है, इसको अलग पेन से लिखना, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। कि गद्य खंड में संकलित ममता, ये पार्ट कौन सा है, ममता, तो इसको अलग पेन से लिखना। सारा ब्लू से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक से लिखना, थोड़ा सा अलग लगेगा, हाईलाइट हो जाएगा। नमक कहानी से उद्गृत है, इसके लेखक जो है छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब ये जयशंकर प्रसाद जो है, इसको अलग पेन से याद रखना। पाठ और लेखक का नाम जो है, पाठ और लेखक का नाम ये आपको अलग कलर से लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हाईलाइट होना चाहिए। सबसे मेन होता है संदर्भ में जो इसके पाठ हैं और लेखक कौन है, ये 2 चीजें मेन होती हैं। और सारा चीज आप अच्छे से लिखो, ब्लू पेन से लिखो, पूरी कॉपी भरो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा, इसमें दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा आप एक बार रेखांकित अंश 2 बार देख लो, ठीक है, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, बस छोटा सा है भैया। अब अगर नहीं आता, इसको बना के छाप दो मेरे प्यारे लाडलो, बना के छाप दो। देखो, लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, पहले आप लेखक का नाम लिख दो, कोई भी आप गद्यांश सॉल्व कर दो आगे लिख दो, जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, ठीक है। थोड़ा सा लिख दो कि जब ममता के सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, जब ममता ने जो इतना बड़ा सोने का आभूषण का थाल देखा, पूरा
सोने से भरा हुआ है, तो वो क्या हुई, वह हस्तभ्रस्त हो गई, मतलब भयभीत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि इसका क्या काम है। ममता एक ऐसी मतलब विधवा स्त्री थी जो उसको मतलब ऐसे विधवा थी, ठीक है, तो उसको ये सारी चीजें एक अलग सी लग रही थी, ठीक है। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतना धन संग्रह क्यों कर रहे हो, आखिर आप विपत्ति के लिए इतनी धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो, जब विपत्ति आएगी तो देखा जाएगा, ठीक है, आप इतना सारा धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो, ये ममता ने अपने पिताजी से पूछा। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, मतलब ये गलत काम किए हैं। बस इतना सा रेखांकित से छोटा सा, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो, बस 3 क्वेश्चन करना होता है। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को इच्छा का विरुद्ध लगा, तो सभी को पता है कि अपने पिता द्वारा शेर शाह के उत्कोच में रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के, जो स्वर्ण का थाल था, मतलब पूरा थाल जो था मतलब हाथ में, तो वो ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस ये आपको तैयार कर लेना। अब अगर हम लोग देखें तो गद्यांश में कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आप क्या करो, एक गद्यांश होता है, अब इसमें 3 प्रश्न होते हैं जो कि आपको 6 अंक देकर जाएंगे। अब ये 6 अंक के लिए आपको क्या करना है, पहला तो आपको संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। संदर्भ में कुछ नहीं होता, पाठ और लेखक का नाम लिख दो, बस आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पाठ कौन सा, लेखक कौन सा, एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाता है। अगर मित्र शब्द आए मित्रता, ममता शब्द आए ममता, क्या, और आपका भारतीय संस्कृति में संस्कृति, भारतीय बहुत सारी चीज मैंने ट्रिक बता रखा है, गद्यांश पद्यांश का ऑलरेडी मैंने ट्रिक बता रखा है, क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें आता है वो आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। मान लो आपको रेखांकित अंश ना है तो आप पूरा गद्यांश को अपनी भाषा में, अपनी देसी लैंग्वेज में छाप दो, आपको नंबर मिल जाएगा। और तीसरा प्रश्न का आंसर तो आपको इसी में मिल ही जाता है, आप गद्यांश को पढ़ोगे आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 नंबर आपने पक्का कर लिया। अब 3 चैप्टर जो मैंने बताया है जो सबसे ज्यादा मुख्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, जहां से गद्यांश आएंगे जाके देख लेना पेपर में, आप लिख लो भैया। पहला चैप्टर जो है मित्रता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद कर लेना। इसके जो गद्यांश इंपॉर्टेंट है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, टेंशन मत लो। दूसरा जो है वो है ममता, सभी बच्चे नोट कर लो, आज ही नोट कर लो, पहले ही बता दे रहे हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है मेरे प्यारे लाडलो वो है भारतीय संस्कृति। बस यही 3 चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर लो, ठीक है। मैंने एक तो करा ही दिया है और सारे का मैं पीडीएफ दे दूंगा, बस हो जाएगा काम। बस भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि आपका 6 नंबर, 6 में 6 नंबर जो है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गद्यांश, और गद्यांश में 3 चैप्टर पे आज से ही फोकस कर लेना, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टार्ट हो रहा है पद्यांश। देखो जैसे गद्यांश आता है वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पद्यांश भी आता है, और गद्यांश पद्यांश दोनों आपको अच्छे से करना है, ठीक है। देखो पद्यांश बहुत आसान होता है, गद्यांश से थोड़ा सा हार्ड होता है पद्यांश, लेकिन पद्यांश भी आसान होता है। अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पद्यांश पहचानने का ट्रिक भी बता रखा है, ठीक है। जैसे इसमें देखो सूरदास शब्द आ गया तो सभी को पता चल गया होगा किस पाठ से लिया गया है। सूरदास इसके कवि हैं और पाठ पद है। देखो 3 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक पद वाला, एक आपका धनुष भंग वन पथ पर, एक भक्ति नीति। ये 3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्वदेश प्रेम से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आप भैया महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए आपको मैं एक पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान से समझो, ठीक है। मैं आपको और सारे जो है इंपॉर्टेंट वो पीडीएफ में दे दूंगा, बस आप लोग समझो जो मैं आपको करा रहा हूं गद्यांश पद्यांश। देखो इसमें जो हमारा पद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई। क्या लिखा हुआ है? चरण कमल बंदो हरिराई। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है पद वाले एक चैप्टर से पेपर के लिए, ठीक है। जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुल मोले, रंग चले सिर छत दराई, सूरदास स्वामी करणायम बार बार बंद होती पाई, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर आप 2 से 3 बार, देखो पद्यांश का सबसे बड़ा बात होता है, अगर आप 2 बार ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपको 50% इसका अर्थ आपके माइंड में आ ही जाएगा, आ जाता है, ठीक है। आप
दो बार ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो यहां आपसे 3 प्रश्न पूछा है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और अनुवाद लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा आपको लिखना है। और सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? सा सा शब्द आया है, अनुप्रास अलंकार है। चरण शब्द का तत्सम रूप, चरण का चरण हो जाएगा, चरण है तो चरण हो जाएगा। बस यही 3 क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों को हार्ड नहीं लगना चाहिए, बस थोड़े से जो इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश से समझ लो मेरे प्यारे लाडलो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हैं। देखो, पहला संदर्भ कि यह पद श्री सूरदास, इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं, द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हमारा पद शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। जो हमारा पद वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर सूरदास जी का पद वाला चैप्टर है, ठीक है। तो पद वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो ये आप लोग अलग पेन से लिखना, हाईलाइट जरूर से ही करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सूरदास और पद, ये चीज मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब हम लोग पूरा व्याख्या समझेंगे। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे रहेगा, कहीं आपका यहाँ देखो 2 लाइन का व्याख्या कह देगा कि आप 2 लाइन का व्याख्या करो, ऊपर से या नीचे से। तो अगर मान लो ऊपर से कह दे, मैं नीचे वाला करा दूं, ठीक है, नीचे वाला 2 लाइन का, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने पूरा व्याख्या कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। भक्ति शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, जो श्री कृष्ण जी के चरण, मतलब जो चरण है वो कमल के समान है। अब उनका जो है मतलब वंदना करते हुए, मतलब उनका पूजा करते हुए क्या कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इन चरण का जो प्रभाव है, अगर इनका प्रभाव मतलब आशीर्वाद बहुत व्यापक है, मतलब बहुत व्यापक है। अगर हम देखें तो इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है। अगर एक लंगड़ा व्यक्ति है जो चल नहीं पाता, वो पर्वत को लांघ सकता है। सोचो, इतना ज्यादा इनके चरणों का व्यापक जो है आशीर्वाद है। और अंधा है जो सब कुछ दिखाई देने लगता है, जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो दोबारा सुनने लगता है, और गूंगा व्यक्ति जो है वो पुनः बोलने लगता है, ठीक है। और जो किसी दरिद्र व्यक्ति, जो दरिद्र होता है, ठीक है, जो दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। मतलब वो राजा बनके अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करता है या करता हूं या करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको व्याख्या करना था। अब देखो, इसमें और क्वेश्चंस हैं। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है और चरण का तत्सम रूप क्या होगा? देखो ध्यान से। यहां दूसरा क्वेश्चन है कि सूरदास स्वामी में हमारा अनुप्रास अलंकार है, 2 नंबर मैंने बताया भैया, सा सा शब्द 2 बार, यहां सा 1 बार आया है, फिर यहां 1 बार, यानी कि 2 बार आया है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। और यहां तीसरा प्रश्न है, चरण शब्द का तत्सम रूप चरण होगा। मैंने बताया ना, चरण का चरण हो जाएगा, बस बहुत आसान है। 2 नंबर मतलब 6 नंबर यहां से पक्का हो गया। तो मैंने आप लोगों को गद्यांश पद्यांश करा दिए, और पद्यांश के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं वो आप लोगों को पता है ना, पता है ना। पद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है सभी बच्चे भैया लिख लेना। एक आप लोगों को पद तैयार कर लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बता रहे हैं, पद वाला। दूसरा, धनुष भंग वन पथ पर, धनुष भंग वाला, ठीक है। और तीसरा जो आप लोगों को तैयार कर लेना है, सभी बच्चों को तैयार ही कर लेना है, ठीक है। एक आप लोगों का भक्ति नीति, क्या है? भक्ति नीति, भक्ति नीति, ये 3 चैप्टर तो तैयार ही कर लो, ठीक है। अगर पद्यांश में 6 नंबर पक्का करना है तो ये हमारा गद्यांश था और पद्यांश। मैंने 2 ऐसे गद्यांश और पद्यांश समझा दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका गद्यांश जो है वो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, प्लस जो आप लोगों का पद्यांश है ये भी 6 ही मार्क्स का आता है, ठीक है। आपका 12 नंबर आज के इस वीडियो में मैंने करा दिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को गद्यांश पद्यांश पहचानने का ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है, आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग भैया जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आप लोग सर्च कर लेना गद्यांश पद्यांश पहचानने का ट्रिक। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो पीछे भाई आप लोग सरवन लेक्चरर लगा दिया करो, कोई भी टॉपिक पढ़ना है पीछे 22 सरवन लेक्चरर लिख दिया करो, आपको हमारा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पीछे 22 सरवन लेक्चर लगा दो, आपको हमारी क्लास सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। अब हम लोग मिलेंगे ऐसा किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।